हेलो। वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल परमा एजुज्ञान में। मनोविज्ञान की सीरीज़ में ये हमारी तीसरी क्लास है और इससे पहले हम दो क्लासेस में पढ़ चुके हैं, मनोविज्ञान क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान में संबंध। उस दोनों क्लासेस के बाद हम लोगों ने एमसीक्यूज भी कर लिए थे उन क्लासेस से रिलेटेड। तो अब हमारी यह तीसरी क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। विधियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये कई तरह के परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में यह प्रश्न इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाने लगा। यह बात हम सभी को पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाने लगा और विज्ञान होने के कारण इसके अध्ययन की अनेक विधियों का विकास हुआ। जब विज्ञान है तो विज्ञान में आपको पता है कई तरह की विधियाँ होती हैं और ये सभी विधियाँ कैसी हैं? वैज्ञानिक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान कौन सी विधि का प्रयोग करता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। अब अगर विधियों का प्रयोग करता है विज्ञान की, तो विज्ञान की विधियों की मुख्य विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, यथार्थता, विशुद्धता, वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता। ये 5 पॉइंट हैं, इनको बहुत ही करीब से आप याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये पांचों विकल्प देखे, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक विधि की विशेषता है या नहीं है। मनोविज्ञान अपने शोध कार्यों में अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। क्यों? क्योंकि कई इनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं कोई भी चीज़ों को जांचने परखने का। शिक्षा और उनका समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं और वह वैज्ञानिक विधियाँ निम्न प्रकार से हैं। इनको दो भागों में विभाजित कर दिया गया। यहाँ पे आप सभी को एक साथ ही देख पा रहे होंगे। एक तो आत्मनिष्ठ विधि है, दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि को हम सब्जेक्टिव मेथड्स बोलते हैं और वस्तुनिष्ठ विधि को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव विधि में 13 प्रकार की विधियाँ हैं और आत्मनिष्ठ आपकी सब्जेक्टिव विधि में 2 प्रकार की विधि है। तो ये डायरेक्टली प्रश्न यह भी पूछ लिया था कि इनमें से कौन सी सब्जेक्टिव विधि है या कौन सी ऑब्जेक्टिव विधि। तो आप इनको सही से पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। आत्मनिष्ठ विधियाँ। आत्मनिष्ठ विधियाँ 2 प्रकार से हैं। एक है आत्मनिरीक्षण विधि, जिसको कि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड बोलते हैं। दूसरी है गाथा वर्णन विधि, एनेक्डोटल मेथड बोलते हैं। और वस्तुनिष्ठ विधियाँ कौन कौन सी हैं? प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड, निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशनल मेथड, जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड, उपचारात्मक विधि, क्लिनिकल मेथड, विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड, मनोविश्लेषण विधि, साइको एनालिटिक मेथड, तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड, सांख्यिकी विधि, स्टैटिस्टिकल मेथड, परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड, साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनर मेथड, विभेदात्मक विधि, डिफरेंशियल मेथड, मनोभौतिकी विधि, साइको फिजिकल मेथड। तो ये तो हमारी विधियाँ हो गई। कौन कौन सी हो गई आपने पढ़ ली हैं, इसको फिर से पढ़िए। सब्जेक्टिव मेथड्स और ऑब्जेक्टिव मेथड्स। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, कौन सी विधि किस तरह की है, इसमें क्या क्या प्रयोग होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आत्मनिरीक्षण विधि के बारे में, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। अब इसमें आप समझ पा रहे होंगे, इसमें आत्म लिखा हुआ ही है पहले से, मतलब खुद के बारे में ही समझना है, खुद के बारे में समझना है, खुद से निरीक्षण करके। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड्स, इसमें क्या होता है, ये इसकी एक परिभाषा मैंने लिखी हुई है, आप इसको समझिए। इसमें ही पूरा सार है इसका कि मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना आत्मनिरीक्षण विधि कहलाता है। मतलब मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना तो क्या है, हमारी आत्मनिरीक्षण विधि होती है। तो ये पूछ लिया जाता है कि स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना कौन सी विधि है, तो आत्मनिरीक्षण विधि है। आत्मनिरीक्षण विधि मनोवैज्ञानिक परंपरागत विधि है, यह भी पूछा जाता है और इसका नाम इंग्लैंड के एक विख्यात दार्शनिक लॉक से संबंधित है।
जिसने इनकी परिभाषा यही दी है कि मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण क्या है, आत्मनिरीक्षण विधि है। पूर्व काल के मनोवैज्ञानिक अपनी मानसिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसी विधि पर निर्भर थे। कौन सी विधि पर? आत्मनिरीक्षण विधि पर। वे इसका प्रयोग अपने अनुभवों का पुनः स्मरण और भावनाओं को मूल्यांकन करने के लिए करते थे। वे सुख और दुख, क्रोध और शांति, घृणा और प्रेम के समय अपनी भावनाओं को, मानसिक दशाओं का निरीक्षण करके उनका वर्णन करते थे। वो कैसे करते थे? वो आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा ही करते थे। सुख, दुख, क्रोध, शांति, घृणा और प्रेम, इन सभी में क्या शामिल है? आपका मस्तिष्क शामिल है, और इसी के द्वारा वो सभी इनका वर्णन करते थे। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या ही है? टू लुक विद इन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद के बारे में ऑब्जर्व करना, अपने आप देखना या आत्मनिरीक्षण करना। किताबी भाषा जहाँ पे लिखी हुई है आप उसको ऐसे ही समझिए, खुद के बारे में समझना, मस्तिष्क से रिलेटेड हम अपनी जांच पड़ताल खुद से ही करें, उसको हम क्या बोलते हैं? आत्मनिरीक्षण विधि। इसकी व्याख्या करते हुए बी.एन. झा ने एक परिभाषा दी है। क्या? आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है जिसमें हम किसी मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाली स्वयं की भावनाओं और सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन करते हैं। तो परिभाषा आप याद रखिएगा, ये बी.एन. झा ने दी है आत्मनिरीक्षण से रिलेटेड। आत्मनिरीक्षण के गुण कौन कौन से होते हैं? पहला गुण है मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि। जो भी दार्शनिक होते हैं या जो भी मनीषी लोग होते हैं, मतलब जो मनोविज्ञान की समझ रखते हैं, उसमें यह वृद्धि करता है। कौन सा? आत्मनिरीक्षण विधि। क्यों? क्योंकि आप खुद के बारे में समझ रहे हैं, मस्तिष्क के बारे में समझ रहे हैं और उसका इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो यह बात किसने बोली है? डगलस और हॉलैंड ने बोली है बात। क्या? कि आत्मनिरीक्षण विधि का गुण जो है मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि करना है। मनोविज्ञान ने इस विधि का प्रयोग करके हमारे मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि की है। कौन सी विधि? आत्मनिरीक्षण विधि। दूसरा, अन्य विधियों में सहायक। डगलस और हॉलैंड ने ही यह बात बोली है। यह अन्य विधियों में भी सहायक है। अन्य विधियों में कैसे सहायक है? यह विधि अन्य विधियों द्वारा प्राप्त किए गए तथ्यों, नियम और सिद्धांतों की व्याख्या करने में सहायता देती है। तीसरी बात, यंत्र व सामग्री की आवश्यकता नहीं होती इसमें। रॉस के अनुसार यह विधि खर्चीली नहीं है क्योंकि इसमें किसी विशेष यंत्र या सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। जाहिर सी बात है, इसमें किसी की सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें जो एक सामग्री चाहिए वो क्या है? हमारा मस्तिष्क, बस उसकी ही आवश्यकता है। बाकी यह एक खर्चीली विधि नहीं है। प्रश्न रीट में आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी खर्चीली विधि नहीं है? तो आत्मनिरीक्षण विधि खर्चीली विधि नहीं है। प्रयोगशाला की आवश्यकता, यह विधि बहुत ही सरल है क्योंकि इसमें किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है। यह भी प्रश्न आया कि किस विधि में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं पड़ती? आत्मनिरीक्षण विधि में। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग ही आपका प्रयोगशाला है। तो रॉस ने इससे रिलेटेड एक परिभाषा दी है, मनोवैज्ञानिकों का स्वयं का मस्तिष्क प्रयोगशाला होता है और क्योंकि वह सदैव उनके साथ रहता है इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार कभी भी निरीक्षण कर सकता है। तो यह प्रश्न आया हुआ है कि किस विधि का प्रयोगशाला कौन है? तो मस्तिष्क है। किसका प्रयोगशाला? आत्मनिरीक्षण विधि का। अब इसके कुछ अगर गुण है तो इसके कुछ दोष भी होंगे। इसके दोष हैं वैज्ञानिकता का अभाव। यह विधि वैज्ञानिक नहीं है क्योंकि यह विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्षों का किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है यह कोई दूसरा कैसे बता सकता है? इसीलिए इसमें वैज्ञानिकता का अभाव। दूसरी बात, ध्यान का विभाजन। इसी विधि का प्रयोग करते समय व्यक्ति का ध्यान विभाजित रहता है क्योंकि एक ओर तो उससे मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करना पड़ता है और दूसरी ओर आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है। ऐसी दशा में, जैसा कि डगलस और हॉलैंड ने लिखा है, एक साथ दो बातों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना असंभव है। इसीलिए आत्मनिरीक्षण विधि वास्तव में परोक्ष निरीक्षण हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इसके दो चीज़ें हमने पढ़ी, इसके गुण पढ़ लिए और इसके दोष पढ़ लिए। यह वैज्ञानिक विधि नहीं है।
असामान्य व्यक्तियों व बालकों के लिए अनुपयुक्त। रॉस ने यह बात बोली कि यह विधि असामान्य व्यक्तियों, असभ्य मनुष्यों, मानसिक रोगियों, मानसिक रोगियों बालकों और पशुओं के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि इसमें मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण करने की क्षमता नहीं होती। तो ये इसके दोष हो गए। अब हम पढ़ते हैं गाथा वर्णन विधि। गाथा वर्णन विधि, आप सिर्फ जो पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गाथा वर्णन विधि, एनेक्डोटल मेथड, जिसमें कि अपने पूर्व अनुभव व्यवहार का वर्णन करना होता है। इस विधि में व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार का वर्णन करता है। मनोवैज्ञानिक उसे सुनकर एक लेखा तैयार करता है और उसके आधार पर अपने निष्कर्ष निकालता है। किसमें, गाथा वर्णन विधि में। इस विधि का मुख्य दोष यह है कि व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार का ठीक पुनः स्मरण नहीं कर पाता। इसके अलावा वह उससे संबंधित कुछ बातों को भूल जाता है और कुछ को अपनी ओर से जोड़ देता है। इसलिए इस विधि को अविश्वसनीय बताते हुए स्किनर ने लिखा है क्या, गाथा वर्णन विधि की आत्मनिष्ठता के कारण इसके परिणाम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। गाथा वर्णन विधि आत्मगत होने के कारण विश्वसनीय नहीं है। इसका उपयोग पूरक विधि के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप एक स्टोरी बताएंगे और ज़रूरी थोड़ी आप जो भी कहानी बता रहे हैं वो आप पूरी तरह से सही बता रहे हैं, कुछ बिंदु उसमें छूट जरूर जाते हैं। तो इसीलिए उसको भी हम वैज्ञानिक विधि पूरी तरह से सही विधि नहीं मानते हैं। इसको, एनेक्डोटल मेथड को। ये हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है, पूर्व ज्ञान पर आधारित कौन सी विधि है, एनेक्डोटल मेथड। क्लियर है, दो विधियां हमने पढ़ ली, मतलब दो सब्जेक्टिव मेथड्स हम लोगों ने पढ़ लिए। और हम लोग ऑब्जेक्टिव मेथड में पहला मेथड पढ़ते हैं, जो कि है आपका प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रयोगात्मक विधि एक प्रकार की नियंत्रित निरीक्षण विधि है। तो प्रश्न यह आया हुआ है, इसमें से कौन सी नियंत्रित निरीक्षण विधि है, तो प्रयोगात्मक निरीक्षण जो है वो नियंत्रित है निरीक्षण विधि। इस विधि में प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियों या वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है या किसी समस्या के संबंध में तथ्य एकत्र करता है। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन, मोटे तौर पे आप यही समझ लीजिए क्या, जो भी निर्धारित दशाएं हैं मानव की, उसके बारे में अध्ययन करना। ये कौन सी विधि है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग करके न केवल बालकों और व्यक्तियों के व्यवहार का, वरना चूहों, बिल्लियों आदि पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मनोवैज्ञानिकों ने किसी विधि का प्रयोग चूहों, बिल्लियों आदि पशुओं के व्यवहार में अध्ययन किया है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड से। वैज्ञानिक विधि, यह विधि वैज्ञानिक है क्योंकि इसके द्वारा जो भी आंकड़े हैं, तथ्य हैं, वो सही है। निष्कर्षों की क्या है, जांच संभव है। इस विधि द्वारा प्राप्त किए गए निष्कर्षों की सत्यता की जांच प्रयोग की दोहराकर की जा सकती है। इससे रिलेटेड स्किनर का मत है, कुछ अनुसंधानों के लिए प्रयोगात्मक विधि को बहुधा सर्वोत्तम विधि समझा जाता है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस विधि को सर्वोत्तम विधि कैसे समझते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम क्या बोलते हैं, सर्वोत्तम विधि। मतलब प्रयोगात्मक विधि को हम क्या बोलते हैं, सर्वोत्तम विधि मानते हैं। अब हम पढ़ते हैं बहिर्दर्शन या निरीक्षण विधि। बहिर्दर्शन या निरीक्षण विधि, इसको कि हम एक्स्ट्रोस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशनल मेथड। एक थी इंट्रोस्पेक्शन, जो कि हम लोगों ने सब्जेक्टिव मेथड में पहले ही पढ़ा था, आत्मनिरीक्षण विधि। यह बहिर्दर्शन निरीक्षण विधि, एक्स्ट्रोस्पेक्शन। किसी व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को ध्यानपूर्वक देखकर उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगा सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्व हम कैसे करेंगे, देखकर उसकी एक्टिविटीज़ को। यदि कोई व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है और उसके नेत्र लाल हैं, तो हम जान सकते हैं कि वह क्या क्रुद्ध है, मतलब वह गुस्सा है, नाराज है। तो हम कैसे जान पाए, उसको देखकर, उसके बिहेवियर को देखकर। क्या किया हमने, निरीक्षण किया उसके व्यवहार को। व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना, यह कौन सी विधि है, बहिर्दर्शन या ऑब्जर्वेशनल मेथड है। इसके बहुत ही उचित आयाम है।
बालकों को उचित दिशाओं में विकास के लिए अच्छी रहती है। कक्षा और खेल के मैदान में बालकों के सामान्य व्यवहार, सामाजिक संबंधों और जन्मजात गुणों का निरीक्षण करके उनका उचित दिशाओं में विकास किया जा सकता है। किससे? वही दर्शन से, ये निरीक्षण विधि के द्वारा, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि यह बच्चा किस तरह से किस एक्टिविटी में ज़्यादा सही है। शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम में परिवर्तन किसके द्वारा कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशनल मेथड के द्वारा कर सकते हैं। विद्यालय में शिक्षक, निरीक्षक और प्रशासक समय की मांगों और समाज की दशाओं का निरीक्षण करके शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम आदि में परिवर्तन करते हैं। इसमें करते हैं एक्सट्रोस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशनल मेथड में। बाल अध्ययन के लिए उपयोगी है। कौन सी? ऑब्जर्वेशनल मेथड। यह विधि बालकों का अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। गैरेट ने यह बात बोल दी है, गैरेट ने, कि कभी कभी बाल मनोविज्ञान को केवल यह विधि ही उपलब्ध होती है। कौन सी? आत्म बहिदर्शन या निरीक्षण विधि, एक्सट्रोस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्व करके हम चीज़ों को समझते हैं। निरीक्षण विधि का कुछ दोष भी है। प्रयोज्य का अस्वाभाविक व्यवहार। जिस व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है वह स्वाभाविक ढंग से परित्याग करके कृत्रिम और अस्वाभाविक विधि अपना लेते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें बताई जाती हैं कि यह काम सही है, ऐसा करना चाहिए या इस तरह से करना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, जो उनका मूल स्वरूप होता है उसको परिवर्तित करके वह कृत्रिम, मतलब उस तरह की चीज़ें करने लग जाते हैं जिसमें कि उनको नुकसान होता है। दिखावा करने लग जाते हैं कि हम ऐसे हैं, वास्तव में वो वैसे नहीं होते। तो यह इसका क्या है? ऑब्जर्वेशनल मेथड का एक दोष है। असत्य निष्कर्ष। किसी बालक या समूह का निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता को अनेक कार्य एक साथ करने पड़ते हैं। एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे बालक के अध्ययन किए जाने के कारण को ध्यान में रखना, विशिष्ट दशाओं में उसके व्यवहार का अध्ययन करना, उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारणों का ज्ञान प्राप्त करना, उसके व्यवहार के संबंध में अपने निष्कर्षों का निर्माण करना। इतने सारे काम जब एक साथ करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई त्रुटियां तो रह ही जाएंगी। इसलिए क्या है, इसका ये दोष है थोड़ा सा। तीसरी विधि केस स्टडी, केस हिस्ट्री मेथड या जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास द्वारा मनुष्य व्यवहार का अध्ययन करना। जीवन इतिहास, आप समझ रहे हैं, इतिहास जो आपका पूरा केस हिस्ट्री है उसके बारे में इतिहास पता करना, उसके व्यवहार के बारे में। मनोवैज्ञानिक का अनेक प्रकार के व्यक्तियों से पाला पड़ता है। इसमें कोई अपराधी होता है, कोई मानसिक रोगी होता है, कोई झगड़ालू होता है, कोई समाज विरोधी कार्य करने वाला होता है, कोई समस्या बालक होता है। मनोविज्ञान के विचार से व्यक्ति का भौतिक, पारिवारिक या सामाजिक वातावरण उसमें मानसिक असंतुलन उत्पन्न कर देता है, जिसके फलस्वरूप वह अवांछनीय व्यवहार करने लगता है। आपने देखा होगा क्रिमिनल को भी सही करने के लिए मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा लोग झगड़ालू हो जाते हैं, वो भी साइकेट्रिक के पास जाते हैं। समाज में रह के वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, उसमें भी। तो जब इस तरह की कोई समस्या होती है तो उसमें किस विधि का प्रयोग करते हैं? तब हम केस हिस्ट्री मेथड का प्रयोग करते हैं। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि अगर कोई समस्यात्मक बालक है तो उसके लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाएगी? तो उसके लिए प्रयोग में लाई जाएगी केस हिस्ट्री मेथड, जीवन इतिहास मेथड। क्यों? कि उसकी समस्या का कारण क्या है वो हम जानेंगे। उसके स्टडी जो हम पूरे उसके केस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि जैसे हम उसके माता पिता से बात करेंगे, शिक्षकों से बात करेंगे, संबंधियों से बात करेंगे, पड़ोसियों से बात करेंगे, मित्रों से बात करेंगे, तो हम जान पाएंगे कि वास्तव में उसको समस्या क्या है। इस तरह से हम उसके पूरे इतिहास उसका, उसके जीवन के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और उसकी केस हिस्ट्री निकालते हैं। तो इसको हम केस हिस्ट्री मेथड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है उपचारात्मक विधि, क्लिनिकल मेथड। आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में सहायता करती है। आचरण संबंधी किस तरह से? इसी विधि का प्रयोग करने वालों का मुख्य उद्देश्य मालूम करना होता है कि व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं, उसमें उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के कारण क्या हैं और उनको दूर करके किस प्रकार सहायता दी जा सकती है। यह विधि विद्यालयों को निम्नलिखित समस्याओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जैसे पढ़ने में बेहद कठिनाई अनुभव करने वालों के लिए। कौन सी विधि? उपचारात्मक विधि। उपचार करते हैं, किस तरह की विधियाँ?
बहुत हकलाने वाले बालक, उसमें भी उपचारात्मक मेथड। बहुत पुरानी अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक, उपचारात्मक विधि। गंभीर संवेगों के शिकार होने वाले विधि बालक, ये किसमें आएंगे? उपचारात्मक विधि में आएंगे। तो इन सभी विधियों के बारे में आप पढ़ते रहिएगा, क्लास को बार बार देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी कि कौन सी विधि किस में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट विधि हम पढ़ते हैं विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड। डेवलपमेंट मेथड, बालक की वृद्धि और विकास क्रम का अध्ययन करते हैं। इसमें बालक की वृद्धि और विकास क्रम का अध्ययन करना, ये कौन सी होती है? विकासात्मक विधि। इस विधि को जेनेटिक विधि भी कहते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि किस विधि को जेनेटिक विधि कहते हैं, तो जेनेटिक विधि कहते हैं विकासात्मक विधि को। यह होता क्या है? बालक के शारीरिक और मानसिक विकास एवं अन्य बालकों और वयस्कों से उससे संबंध को अर्थात सामाजिक विकास का अति सावधानी से एक लेखा तैयार करता है और इस लेख के आधार पर बालक की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं और विशेषताओं का विश्लेषण करता है। इसके अतिरिक्त वह इस बात का भी विश्लेषण करता है बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहार संबंधी विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। कौन? विकासात्मक विधि। इसमें हम ये सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक। और यह विधि क्या है? अति दीर्घकालीन है, क्योंकि बालक का निरीक्षण उसके जन्म व्यवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक किया जाना अनिवार्य है। दीर्घकालीन होने के कारण यह विधि महंगी है और इसका यही दोष है। यह प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सबसे खर्चीली विधि है या सबसे महंगी विधि है, तो यह है विकासात्मक विधि, क्योंकि आप जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक थोड़ी आप उसको परीक्षण कर पाएंगे। इसीलिए यह विधि कैसी है? खर्चीली विधि है और दीर्घकालीन विधि भी, इसको दीर्घकालीन विधि भी बोला जाता है। नेक्स्ट विधि है मनोविश्लेषण विधि, साइको एनालिटिकल मेथड। व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार करना। जो भी हमारा मन है, मस्तिष्क है, अचेतन प्रक्रिया में पहुंच गया है और उसका अध्ययन करने के बाद जब हम उपचार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? साइको एनालिटिकल मेथड। और इस विधि के जन्मदाता जो है वो फ्रायड थे। ये आप लिख लीजिएगा पॉइंट में, इसके जन्मदाता कौन थे? फ्रायड थे। ठीक है। नेक्स्ट विधि है तुलनात्मक। आप नाम से ही आप समझ गए होंगे, तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड। व्यवहार संबंधी समानताओं की असमानताओं का अध्ययन। एक से दूसरे में क्या करना है? तुलना करना है और इसके बारे में हमको समझना है। जब दो व्यक्तियों के समूहों का अध्ययन किया जाता है या उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उनकी समानताओं या असमानताओं का अध्ययन करते हैं, तो हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? तुलनात्मक विधि का उपयोग करते हैं। आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे दो ग्रुप्स डिवाइड कर दिए गए बच्चों के, आप उनमें किस तरह का परीक्षण करेंगे? तुलना ही तो करेंगे दो ग्रुप में, तो उस समय हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? तुलनात्मक विधि का प्रयोग करेंगे। तीसरी है सांख्यिकी विधि, स्टैटिस्टिकल मेथड। सांख्यिकी विधि क्या है? समस्या से संबंधित तथ्य एकत्र करके परिणाम निकालना। मतलब स्टैटिस्टिक्स, अपने डेटा इकट्ठा कर लिया क्या कि समस्या क्या है, यह बालक इस समस्या से जूझ रहा है या यह बालक यह समस्या। तब क्या करते हैं? आपने उन सभी बालकों से रिलेटेड क्या किया? एक एक डेटा एकत्र कर लिया और उसके परिणाम पर पहुंचे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सांख्यिकी विधि। क्लियर है। नेक्स्ट विधि है आपकी परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड। व्यक्तियों की विभिन्न योग्यताओं जानने के लिए प्रक्रिया। परीक्षण मेथड क्या होता है? परीक्षण का मतलब सीधी सी बात है क्या कि किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा ले ली हमने, व्यक्तित्व की परीक्षा ले ली, ज्ञान की परीक्षा ले ली, उनके रुचि की परीक्षा ली। इन परीक्षाओं का परिणाम जानने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो परीक्षण विधि का प्रयोग करेंगे और इनके आधार पर ही परिणामों को शैक्षिक, व्यावसायिक और अन्य प्रकार को निर्देशित भी किया जाता है। किनसे? परीक्षण विधि के द्वारा ही। नेक्स्ट विधि है आपकी साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड आपको पता ही है, व्यक्तियों से भेंट करके समस्या समाधान संबंधी तथ्य एकत्रित करना। इस विधि में होता क्या है? विशेष समस्या का अध्ययन करते समय उससे संबंधित व्यक्तियों से भेंट करते हैं और समस्या के बारे में विचार विमर्श करके जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, कोठारी कमीशन के बारे में पूछ लिया। अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्या किया कि कोठारी कमीशन में क्या क्या था, या आपसे पूछा गया
आपने जो सारी चीज़ें बताई विषयगत, उसको रिलेटेड उन्होंने उसको लिखा और वह पाए क्या इस विधि में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कितनी जानकारी है। तो आपसे भेंट हुई, ऐसे ही उन्होंने और प्रश्न दूसरों से पूछे, आपसे पूछे, उन दोनों का ये जब डेटा एकत्रित किया उसका, तब आखिरी परिणाम पे आएंगे और वो पाएंगे क्या कि वो किस तरह के लोगों के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया है, मतलब साक्षात्कार किए हैं। एक जानकारी एकत्रित करिए किस तरह की विधि के द्वारा, साक्षात्कार विधि के द्वारा। नेक्स्ट विधि है हमारी प्रश्नावली मेथड, क्वेश्चनियर मेथड। प्रश्नावली विधि कैसी होती है? प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्र करना आपको पता है, सीधी सी बात है, इसमें सीधे तौर पे ही लिखा हुआ है क्या, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करना। यह कौन सी विधि होती है? यह होती है आपकी प्रश्नावली मेथड। नेक्स्ट आ जाती है आपकी विभेदात्मक विधि। कौन सी? विभेदात्मक विधि, डिफरेंशियल मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल मेथड। वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण करना। अब आपको ऐसे ही पता चल, दो लोगों के बीच में आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, या आप किस विधि के द्वारा करेंगे? विभेदात्मक विधि के द्वारा करेंगे। उनके व्यवहार का अध्ययन करेंगे, उनके व्यक्तित्व की पहचान करेंगे। किस विधि के द्वारा? विभेदात्मक विधि के द्वारा करेंगे। नेक्स्ट है आपकी मनोभौतिक विधि, साइकोफिजिकल मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करती है। एक तो मन का अध्ययन करने वाला आत्मनिरीक्षण विधि, यह कौन सी विधि है? मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करती है। कौन सी? मनोभौतिक विधि। इस विधि में होता क्या है? आपने पढ़ लिया, मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कौन सी विधि करती है? मनोभौतिक विधि करती है। इससे रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है कि मनोभौतिक वास्तव में भिन्नता, उद्दीपक के कारण सीमांत, उद्दीपक सीमांत तथा क्रम निर्धारित समस्याओं से जूझती है। और इसमें भी कई विधि हैं। मनोवैज्ञानिक में भी 3 विधियाँ हैं। ये विधि आप याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक मनोभौतिकी विधि भी 3 तरह से डिवाइडेड है। एक तो है सीमा विधि, मेथड ऑफ लिमिट्स। सीमा विधि भी 2 तरह से डिवाइडेड है, एक निरपेक्ष सीमांत, एक है भिन्नता सीमांत। और इसकी दूसरी विधि है शुद्धाशुद्ध विषय विधि, और तीसरी है मध्य मान अशुद्ध विधि। ये किसकी विधि है? मनोभौतिक विधि। तो आपने ये मनोभौतिक विधि के बारे में पढ़ लिया।